नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत साहब। ग्रास रूट से आपने राजनीति की है और मंत्री तक का सफर तय किया है, कैसा रहा ये सफर? देखिए, पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, तमाम केंद्रीय नेताओं का और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी सहित राजस्थान के उन सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस बार राजस्थान सरकार में मंत्री के नाते जिम्मेदारी दी है। और मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र के उन सभी जेतारण के आम मतदाताओं का धन्यवाद प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास जता करके मुझे दूसरी बार एमएलए बनाया है। और मुझे लगभग पौने 2 साल हो गए मंत्री के रूप में काम करते हुए। आज भी मैं कार्यकर्ता के नाते ही लोगों से मिलना होता है। जब भी कोई जन सुनवाई के लिए आता है, कोई मिलने के लिए आता, परिवादी बन के या फरियाद लेकर के, तुरंत उसका काम करते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता के कारण ही हम लोग बने हैं। तो लगभग पौने 2 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री के निर्देश में विभाग का समीक्षा का कार्यक्रम भी रहता है, अधिकारियों के साथ बातचीत भी होती है और जनता के साथ संवाद ही हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। सोशल जस्टिस एक बड़ा विभाग है, क्योंकि अगर इसमें देखें तो पॉलिसीज हैं, यानी कि काफ़ी सारी समग्र, ऐसा शायद कोई डिपार्टमेंट होगा जो आपसे टच में नहीं हो। तो इसकी कुछ नई स्कीम्स या पुरानी स्कीमें उन्हीं को फुलफिल कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है राजस्थान के 70% से ज़्यादा परिवार को कवर करने वाला विभाग है और 1 करोड़ से ज़्यादा के लाभार्थी इस विभाग से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा हमारा जो काम है वो पेंशन देने का काम है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का। फिर हम लोग पालनहार योजना के अंदर भी 6.5 लाख बच्चों को कवर करते हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं। फिर हमारा स्कॉलरशिप का कार्यक्रम भी है। फिर हमारे पास में आवासीय है, हॉस्टल हो गए। हमारे पास में बहुत सारे देवनान आवासीय हॉस्टल हो गए, अम्बेडकर छात्रावास हो गए, हमारे पास सावित्री फुले छात्रावास हो गए, एमआर होम हो गए, ओल्ड एज होम हो गए, वर्किंग वुमेन हॉस्टल हो गए, नशा मुक्ति केंद्र हो गए और मुख्यमंत्री अरुणोदय योजना होगी। तो बहुत सारे जो इंडिविजुअल स्कीम है, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का सपना था, उसको पूरा करने का ये विभाग है, जहां आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के जीवन स्तर में उद्धार करना, उसका पुनरुत्थान करना सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से वो विभाग है। मुझे लगता है कि ये दीन दुखियों का विभाग है, जिसका कोई नहीं होता है उसका सरकार सहारा बन के काम करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में जो मुझे मौका मिला है गरीबों की सेवा करने का, उसको ईमानदारी से पूरे करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित ही बड़ा विभाग है और इस बड़े विभाग का जिम्मा भी बड़ा है कि आप गरीबों की सेवा कैसे कर सकते हैं, जिनका सहारा समाज कहीं छोड़ देता है, जिनका सहारा परिवार छोड़ देता है। उसके बाद सरकार उनके सहारे के रूप में उनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से मजबूती देने का काम करती है, बौद्धिक रूप से मजबूती देने का काम करती है। मुझे लगता है सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, पहले से भी चलती आ रही है। लगातार मुख्यमंत्री ने नई योजना भी लागू करी है, उसको भी प्रभावी क्रियान्वयन हम लोग कर रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत जी जब पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे तो अंत्योदय योजना उन्होंने शुरू की थी, और मुझे लगता है कि भाजपा शासित राज्यों में ही नहीं, अटल जी ने भी जब प्रधानमंत्री बने या फिर अलायंस में सरकार बनी तब भी इसको लेकर के आए। तब से अब तक में, क्योंकि अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर में जो बैठा हुआ व्यक्ति उसको लाभ मिलना चाहिए, ये सोच के साथ में आप लोगों ने शुरू किया। लेकिन कब तक एंड होगा फिर इसका? देखिए, निश्चित ही भैरव सिंह जी शेखावत जो राजस्थान की राजनीति का बड़ा नाम भी है और उन्होंने इस अंत्योदय की योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने इसको और नई ऊंचाइयां दी हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में लगातार उसमें हम लोग तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का ये विशेष प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है, समाज की धारा से वंचित है, जिसको सहारा नहीं मिलता है, उसको हम लोग टच करें और उसके साथ पहुँचें। गरीब को मकान नहीं तो गरीब को मकान दें, उसको पीने के पानी की सुविधा दें, पीने के पानी की सुविधा दें, उसको शिक्षा का अगर कहीं आधार नहीं मिला तो उसको शिक्षित करें हम लोग। उसका हम लोग अगर सामाजिक पेंशन के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत देने का काम है तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग अभी जो उनका निर्देश है और वास्तव में अंत्योदय की योजना है, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और एक बड़ा काम है, बड़ा काम जिसमें व्यक्तिगत लोगों तक पहुंचना होता है। और मुझे लगता है कि ये 8 करोड़ की जनता में से 1 करोड़ से ज़्यादा के लोग इस विभाग से जुड़े रहना,
मतलब एक लगभग 70% से ज़्यादा परिवार जो इससे जुड़े हैं। बॉटम से टॉप में आने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप आप दे रहे हो, उसको खाद्यान्न की व्यवस्था भी करते हैं, उसकी समीक्षा होती है कि वो पिछड़ क्यों रहा है अभी भी? देखिए, इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 5,000 से ज़्यादा की आबादी वाले गांव हैं, 10,000 से भी ज़्यादा आबादी, उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने का बजट में घोषणा करी है। और हमें बड़ी खुशी है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार इस पर काम भी हो रहा है कि जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, उनको 21,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि हम लोग दे करके उनको गरीबी रेखा से बाहर हम लोग निकाल रहे हैं। उनका जीवन स्तर पहले से अधिक बेहतर हुआ है। लगातार सरकार के प्रयास से और योजनाओं के माध्यम से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, जिसके कारण से वो लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद में, कांग्रेस हर बार गरीबी हटाओ का नारा देती आई है, लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का वादा करती आई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद में मुझे लगता है कि एक आंकड़ा जो मैंने देखा है, 27 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं पिछले 14 सालों में। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शी सोच और धरातल पर किए गए काम, जिससे आम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, जिससे उनका जो आर्थिक मजबूती वो मिली है। वैसा ही काम माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान में कर रहे हैं। बजट में उन्होंने घोषणा भी करी है और हम लोग चाहते हैं कि सरकार की योजनाएं जो हैं वो उन तक पहुंचे। उसके लिए माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर हम लोग नीचे तक पहुंचें, क्योंकि हमारे विभाग का ब्लॉक अधिकारी भी रहता है, हमारे विभाग के जिला स्तर के अधिकारी भी रहते हैं। उनके माध्यम से अभी मुख्यमंत्री जी ने हमें, जो ब्लॉक अधिकारी नहीं थे उन्होंने हमें ब्लॉक अधिकारी दिए, उनकी भर्ती भी हो गई है। हमारे हॉस्टल वार्डन और हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर उनको एजुकेशन नहीं मिलेगा, उनको रेजिडेंशियल हम लोग छात्रावास नहीं दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई से दूर रहेंगे, और पढ़ाई से दूर रहेंगे तो उनके अंदर शिक्षा होगी, संस्कार भी नहीं होंगे। तो ये भी उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाना, क्योंकि व्यक्ति की समझ जब आएगी, व्यक्ति की समझ आएगी तो व्यक्ति आगे भी बढ़ेगा। उसको लगेगा कि मुझे किस तरीके से काम करना, मेहनत करके, क्योंकि राजस्थान मेहनतकश लोगों का प्रदेश है, इसलिए हर आदमी मेहनत करना चाहता है, बस उस सरकार के सहारे की आवश्यकता होती है। और मुझे लगता है इस तरीके से हम लोग माइक्रो मैनेजमेंट करके लोगों तक पहुंच करके, जैसे नीचे ग्राम सेवक पटवारी के माध्यम से हम लोग सर्वे करवाते हैं कि किस व्यक्ति को आज पेंशन की आवश्यकता है, जो दस्तावेज पूरे करता है, उसकी लाइबिलिटी पूरी करता है, उसको हम लोग उस योजना का लाभ दें। तो ये सरकार का, मुख्यमंत्री जी का विशेष प्रयास है। इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं आने वाले समय इसका लोगों को अधिक फायदा मिलेगा। योजनाएं कोई भी हो अच्छी होती हैं, क्योंकि योजनाएं जनता के लिए बनाती हैं, जनता की चुनी हुई सरकार है। लेकिन आपने कहा कि माइक्रो मैनेजमेंट भी हमने बनाया है, उसके जरिए चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपके पास में जैसे आपने कहा कि स्कॉलरशिप का भी है, हॉस्टल्स की भी हैं। ये कई बार ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं मिल पा रही है, लोग भटकते फिर रहे हैं। तो ये व्यवस्था, क्योंकि पैसा आपको देना है और जनता के बीच भी आप ही लोगों को जाना, ब्यूरोक्रेसी नहीं जाती है, तो ये सुविधा जो मिलती है बिना किसी बाधा के या बिना किसी रुकावट के मिले, इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, निश्चित ही स्कॉलरशिप हो या और भी कोई स्कीम हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन खाते खुलवा करके इसको डीबीटी के माध्यम से देने का काम किया है। पहले कहीं न कहीं बिचौले की आवश्यकता होती थी व्यक्ति को, चाहे उसकी सैलरी हो, चाहे सरकार की योजना का लाभ लेना हो, तो उसको कहीं न कहीं किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती थी। लेकिन आज करोड़ों लोगों के जनधन खाते खुलवा करके सीधा उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाती है योजना का पैसा। हम लोगों ने स्कॉलरशिप, और आजकल मुझे लगता है पूरा पारदर्शी तरीके से हम लोग कर रहे हैं, जिसका कंप्यूटर पे ऑनलाइन सिस्टम सारा रहता है। विभाग की योजना है, कुछ हमारी स्टेट हेड से होती है, कुछ हमारी सेंट्रल हेड से होती है। सेंट्रल से जो भी पैसा आता है उसकी यूसी हम जब सेंटर को भेजते हैं, उसके बाद में उसका बकाया पैसा है वो भी हमें मिल जाता है। स्टेट लेवल के जितना भी फाइनेंस हमारा है वो हमारा लगातार रिलीज करता रहता है। पेंशन भी समय पर मिल जाती है, स्कॉलरशिप भी समय पर मिल जाती है, लेकिन कुछ कारण से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जो होती है उसके कारण से उनकी थोड़ा देरी होती है। जैसे बैंक का किसी का मर्जर हो जाता है, कहीं आईएफएससी कोड बदल जाते हैं, कहीं व्यक्ति का आधार नंबर है जनाधार मिसमैच होता है, कहीं व्यक्ति का जो बैंक अकाउंट नंबर गलत लिखा जाता है, कहीं और किसी कारण से अगर होता है, इस कारण से ये थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर भी उनको सूचना करते हैं कि आपका इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स में कमी है, इसलिए आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा, आप डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति कर दें। जैसी डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति होती है, हम सही समय पर उसका भुगतान कर देते हैं। ये एक में नहीं है, लगभग हर एक योजना के अंदर हमारा विभाग इस प्रकार का कोशिश करता है। स्कॉलरशिप में ऐसा होता है कि बच्चे भर तो देते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट हमें नहीं भेजता है। इंस्टीट्यूट हमें नहीं भेजेगा तो विभाग उसको पैसा दे नहीं पाएगा स्कॉलरशिप का। ये भी हमने कहा है कि पहले हमने 1-2 अवसर देते थे, अभी हमने 3 अवसर दे दिए उनको। अभी 3 बार में आप उसको फुलफिल कर। अभी हमने एक नया प्रयोग किया है कि एक ही बार में सारे डॉक्यूमेंट्स की अगर कमी होगी तो उसको स्टूडेंट को हम लोग बता देंगे कि ये कमी है आपकी, उसको पूरा कर दो। इससे समय भी बचेगा,
और उसको योजना का लाभ सही समय पर मिल जाएगा। तो इस तरीके की, क्योंकि जब भी योजना का लाभ देते हैं तो कोई न कोई प्रॉब्लम हमारे सामने भी आती है, हमारे सामने आती है, हम अधिकारियों के साथ बैठ कर उसका निष्कर्ष निकालते हैं और सॉल्यूशन का प्रयास करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अभी रिसेंटली हर महीने में 1.5 महीने हमारी विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होती है, चाहे वो बजट घोषणाएं हो, चाहे जो रेगुलर स्कीम चलने वाली योजनाएं हो, और उसके आधार पर हम लोग ये तय करते हैं कि वहाँ हमें फाइनेंस से दिक्कत आ रही है, टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है, या और किसी वजह से, सबका सामूहिक निष्कर्ष निकाल के हमारा प्रयास रहता है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास के अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार योजनाओं का लाभ सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचे, इसका प्रयास हम लोग करते हैं। मैनिफेस्टो और बजट घोषणाएं दोनों बड़ी महत्वपूर्ण हैं और बजट घोषणाएं में वही रिफ्लेक्ट करती हैं जो आपके मैनिफेस्टो में होती हैं। तो अभी बीच में क्योंकि 2 साल आपके पूरे होने वाले हैं, तो समीक्षा हुई कि कितना आपके विभाग ने फुलफिल किया है। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि ऑनरेबल सीएम साहब के नेतृत्व में जो भी बजट घोषणाएं वर्ष 24-25 में हुई, 25-26 में लगभग सारी घोषणाओं का हमने धरातल पर ला दिया है। 3 से 4 जगह ऐसी है जहां हॉस्टल के घोषणा हुई थी, लेकिन लैंड अलॉटमेंट की कोई दिक्कत है, कहीं कोर्ट में केसेज हैं, कहीं सिवाय चक्की ज़मीन नहीं मिल रही है, तो मुश्किल से 4 जगह ऐसी है, उसको भी हमने टारगेट किया था कि हम अगस्त में इसको पूरा कर देंगे। इसके अलावा हमारी कोई भी घोषणा अधूरी नहीं है, सबको हमने 24-25 को लगभग पूरा कर लिया है, 25-26 का हमने काम चालू कर दिया है। उनकी जो फ़ायदा है लोगों को मिलना वो हो गया, हमारे हॉस्टल जो बनने थे वो चालू हो गए, लैंड अलॉटमेंट की सारी कार्रवाई हो गई है, और फाइनेंस जितना पैसा मिलना है वो हर महीने हमें मिल जाता है। तो इस विभाग की, हमारे इससे हमारा समाज कल्याण विभाग की जितनी भी योजनाएं वो लगातार जारी है। तो मैनिफेस्टो की क्या स्थिति है, क्योंकि घोषणाएं तो उसी से लिए ज़्यादातर। मैनिफेस्टो में देखिए, मैं बताऊं, मैनिफेस्टो किसी भी सरकार का 5 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट्स होता है। सरकार बनने के बाद में वो एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बन जाता है, नीतिगत दस्तावेज बन जाता है गवर्नमेंट का। मुझे कहते बड़ी खुशी है कि हमने पहले ही वर्ष में, जब दिसंबर 23 में हमारी सरकार बनी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में, उसके 1 साल के अंदर ही हमने 50 से 55% के करीब जो हमारी घोषणाएं थी उनको हमने पूरा कर दिया। उसके बाद हम लोग और जो है लगभग 60% से ज़्यादा हमने अभी दूसरे साल में हमने पूरा कर दिया है। और हम ये विश्वास दिलाते हैं राजस्थान प्रदेश की जनता को कि जो हमने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसको विजन डॉक्यूमेंट मानते हुए राजस्थान प्रदेश जनता को वो हर घोषणा उसको पूरी करके दिखाएंगे। अभी हमारा 2 साल पूरा होने वाला दिसंबर में, आने वाले 3 साल में उससे पहले पहले हम उन सभी घोषणाओं को पूरा कर देंगे। कंप्लेंट्स आती हैं सर, या इसको स्मूथ कैसे किया जा सकता है, जो डिजर्व करता है उसे बिना किसी तरह की परेशानी के, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं वो घूमते फिरते हैं, कभी उनको ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हम जिंदे हैं, तो ये कुछ चीज़ें आपको लगती है कि अब जो दौर बदल रहा है उसमें दूर करनी चाहिए। हम लोगों ने नीचे ग्रास लेवल तक हमारे विभाग की तरफ से जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया है, जिला कलेक्टर के द्वारा एसडीएम और बीडीओ को पत्र लिखा गया है, बीडीओ के द्वारा ग्राम सेवक और पटवारी को पत्र लिखा गया, एसडीएम के द्वारा भी। तो नीचे जो ग्रास लेवल पे काम करते हैं और उनको ये स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति जिसको पेंशन का लाभ मिलना है या और कोई योजना का लाभ मिलना है, वहाँ जाकर के अगर किसी का फिंगरप्रिंट नहीं आता है, अगर किसी का आई रेटिना से नहीं होता है या और किसी कारण से नहीं होता है, तो वो अपने मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से उनका वेरीफाई करे, ताकि उनको और कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है ये पहले की प्रॉब्लम थी कांग्रेस सरकार के समय, अभी हमने इसे बहुत सुधार कर दिया है। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे सुधार के जो काम हैं वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने किए हैं। विभाग की मानसिकता यही है कि कोई भी व्यक्ति, मैंने पहले कहा था कि ये विभाग पीड़ितों का है, दीन दुखियों का विभाग है, जहाँ पीड़ित व्यक्ति ही हमारे पास में आता है। और अगर वो व्यक्ति पीड़ित बनकर ही वापस जाएगा तो मुझे लगता है इस विभाग की सार्थकता खत्म हो जाएगी। परेशान होता हुआ आदमी आए, हंसता हुआ जाए, यही हमारे विभाग का मूल उद्देश्य है। मुख्यमंत्री का हमें निर्देश यही है कि राजस्थान में आम गरीब लोगों की सेवा हम लोग इस विभाग के माध्यम से कर सकें, उसको पूरे करने का हम लोग लगातार करें। तो चलिए, गहलोत साहब के साथ चर्चा जारी रहेगी। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत जी। कई बार करप्शन की बड़ी शिकायतें आती हैं, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन हाँ, नीचे जिसको बेनिफिशरीज जो होते हैं उनके साथ में कुछ पैसे मांगना या फिर कुछ दूसरी तरह के लालच, इस पर कोई मॉनिटरिंग करते हैं कि हाँ, बेबाक तरीके से आप अपना काम कराइए, आप डिजर्व करते हैं तो कोई आपके काम को रोकने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पहले दिन से कह दिया था कि हम करप्शन जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे,
किसी भी सूरत में करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं तो जहां पब्लिक में जाता हूं, मैं पब्लिक स्पीच बोलता हूं कि अगर आपका काम करवाना है, आप बिना रोक टोक के बिंदास होकर के आप जाइए अधिकारियों के पास में, लोगों के पास में, लोगों को लेकर जाइए। कोई भी अगर रिश्वत की राशि मांगता है, आप अधिकारी उच्च अधिकारी सूचित करें, मुझे सूचित करें, निश्चित ही उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार है। कभी कोई कंप्लेन आई आपके पास में? हमारे पास में जब भी कभी ऐसी कंप्लेन आते हैं, तुरंत हम एक ही दिन 24 घंटे के अंदर ऐसी कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई करके उसके बाद में हम लोग जांच भी बिठाते हैं, और जांच के बाद में और सख्त कार्रवाई करने का काम हम एपीओ भी करते हैं, सस्पेंड भी करते हैं, और एक जांच बिठाते हैं कि हम अगर इस प्रकार की जांच नहीं कराएंगे तो दूसरे लोगों को मौका मिलता है। लेकिन मुझे ये कहते बड़ी खुशी है कि राजस्थान में कम से कम हमारा विभाग में, मेरे विभाग की ज़्यादा कह सकता हूँ, हमारा विभाग कभी भी इस मामले में लिपापोती नहीं करता है। अभी रिसेंटली हमारे पास में बांसवाड़ा का एक प्रकरण आया, जिसमें हमारे कुछ विभाग के एकाध अधिकारी, उसके खिलाफ में अखबार के अंदर से हमें न्यूज़ मिली थी कि वो रिश्वत की मांगता है। हमने तुरंत उसको एपीओ कर दिया। जब भी हमारे पास सूचना मिलती है, एपीओ कर एक टीम बिठा दी, और उस टीम के माध्यम हमने विशाल रूप से ये जांच करने का, बारीकी से जांच करें कि इसमें कितने रुपए का घोटाला हुआ, कितनी रिश्वत उन्होंने ली है। और उसके अलावा भी और भी विभाग के जितने भी पूरे राजस्थान के प्रदेश भर के डीएलओ को सख्त निर्देश दिए कि हर एक मीटिंग में हम निर्देश देते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो परेशान होकर नहीं जाए, उसको किसी प्रकार की रिश्वत की राशि नहीं देनी पड़े विभाग काम के लिए। ये हमारे विभाग की मॉनिटरिंग है। जिन लोगों को परेशानी है उनको आप पैसे भी देते हैं विभाग की योजनाओं के माध्यम से। कुछ ऐसे प्रयास हैं कि जो उस योजना से बाहर निकल गए हों, अब वो मतलब किसी तरह की भी उनको को मदद की आवश्यकता नहीं, स्वयं अपने पाँव पे खड़े हो गए, तो इसके लिए कुछ चल रहा है? देखिए, हमने अभी हमारी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उसमें एक स्वैच्छिक अपील निकाली, जैसा खाद्य सुरक्षा के अंदर निकली है। खाद्य सुरक्षा में जब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक अपील निकली थी खाद्य सुरक्षा विभाग की, तो लगभग 25 से 27 लाख लोगों ने गियोप अभियान में हिस्सा लेकर के छोड़ा। बदले में 50 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने खाद्य सुरक्षा से जोड़ दिया। इसी तरीके से हमने भी एक हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो कुछ पात्रताएं हैं, उस पात्रता को व्यक्ति पूरा नहीं करता है। एक उम्र का है, उम्र अगर किसी ने आधार कार्ड में अगर कोई कम है, ज़्यादा लिखवा दी, जिसका इनकम स्लैब है, इनकम स्लैब से अगर वो बाहर चला गया है लेकिन फिर भी वो इस पेंशन का लाभ उठा रहा है, तो हमने उन लोगों से अपील करी है कि भाई आप स्वेच्छा से इसको त्याग करें, ताकि कुछ और लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको हम लोग जोड़ सकें। कुछ आ रहे हैं लोग आगे? हाँ, अभी हमने अपील शुरू करी है। अभी इसकी मॉनिटरिंग हमने 1 महीने में इसको मॉनिटरिंग करने का फैसला लिया है कि भाई हम 1 महीने इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। 1 महीने में कितने लोग आए हैं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रदेश के वो लोग जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं लेकिन उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, जो पात्रता की शर्तों से बाहर हो गए हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो कम से कम सामाजिक सुरक्षा पेंशन को छोड़ें, गियोप अभियान का हिस्सा बने, ताकि प्रदेश की जनता के और जो लोग जरूरतमंद हैं जो इस कतार में खड़े हैं, लगातार मॉनिटरिंग मैं कह रहा हूँ पिछले साल से हमने 3 लाख से ज़्यादा और लोगों को पेंशन से जोड़ा है। ये लगातार संख्या हमारी बढ़ रही है। तो वो जो पात्र लोग हैं उनको मिले, अपात्र लोग वहां से हटे, ये अभियान है। हर विभाग का एक सोच होती है कि मेरा अपना कोई नवाचार होना चाहिए। तो अविनाश गहलोत जी का एज ए कैबिनेट मिनिस्टर अपने विभाग के लिए क्या नवाचार है? हम एससी के लिए काम करते हैं, एसटी के लिए काम करते हैं, दिव्यांग के लिए काम करते हैं, सफाई कर्मी के लिए काम करते हैं, ओबीसी वर्ग के लिए काम करते हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इनको योजनाओं का लाभ दिलाना, इन तक हमारी पहुंच बढ़ना, और बहुत सारे ऐसे लोग भी मैंने देखे इससे मेरे कैबिनेट मंत्री बनने के बाद में 15-15 सालों से, 20-20 सालों से लोग जंजीर में जकड़े हुए हैं। उनके कोई सूद लेने वाला नहीं है। एक गरीब माँ बाप जिसके पास में जानकारी नहीं रहती है, ना कानून की जानकारी रहती है, ना आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, तो वो जंजीरों में जकड़े हुए रहते हैं और इस वजह से वो और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। हमने एक अभियान चलाया जंजीर से जीवन तक का, उसमें सैकड़ों लोगों को हमने सामान्य जीवन देने का काम किया है। जब भी हमारे पास में कोई सूचना आती है, हम उसको तुरंत हमारी टीम को भेज करके, स्वयंसेवी संस्थाओं को भेज करके, हमारे डीएलओस को भेज करके हम कार्रवाई करवाते हैं और निःशुल्क इलाज करवाते हैं, उनको रहने का, खाने का, दवाई का, और उनको कुछ ऐसा प्रयास करते हैं कि वो सामान्य जीवन में आ सकें। तो हमने ये प्रयास किया है कि वो लोग जो हैं, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, बौद्धिक रूप से जिनको दिव्यांग हम लोग कह सकते हैं, और ऐसे लोग जो मेंटली ठीक नहीं हैं, उनको हम लोग सामान्य जीवन देने का काम कर रहे हैं। और बहुत लोगों को हमने किया, आगे भी हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। मैं चाहता हूँ कि विभाग पूरी पारदर्शिता के साथ में काम करे, जिसमें हमारे विभाग के छोटे से छोटा कर्मचारी से लेकर के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और इस प्रदेश की जनता, मीडिया मिल करके काम करें, और मीडिया हमें बताए अगर कहीं हमारे
कमी रहती है अगर काम करने में, वो हमें सकारात्मक सुझाव दें ताकि हम उसको मान करके आगे बढ़ेंगे। और निश्चित ही बहुत सारे ऐसे काम जो हैं टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है, उसको हम लोग सरलीकरण कर रहे हैं योजनाओं की क्रियान्विति में, ताकि उसका लाभ उन लोगों तक पहुंचे। अविनाश जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप सहज भाव में कह देते लेकिन विवाद का कारण बन जाती हैं। देखिए, मैं एक ऐसे सामान्य से परिवार से आया हूं जिसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं रहा। कुछ बातें ऐसी होती है वास्तव में जो जिसका भाव गलत नहीं होता है, अच्छा करने के उद्देश्य से बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है राजनीति में कॉम्पिटिटर रहते हैं, प्रतिद्वंद्विता रहती है, वो लोग कुछ ऐसी बातें जो हम बोलते हैं सामान्य जीवन में उसको कट पेस्ट करके इतना हाईलाइट कर देते हैं तो वो कभी कभी आपके लिए एक नेगेटिव नैरेटिव की तरफ बन जाती है। राजनीति में आने के बाद बहुत कुछ सीखा भी है और संयम रखने का काम भी राजनीति में जरूर रखना चाहिए, मुझे लगता है वो भी हम लोग करने का प्रयास करें। कई बार आदमी सोचता है कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, जनता की भावनाएं मैंने प्रकट की, लेकिन वो विवाद का कारण बन जाती है। आपके साथ भी 2-3 बार ऐसा हुआ। तो विधायक रहते हुए और मंत्री रहते हुए इसमें कुछ फर्क महसूस करते हैं कि हाँ, मुझे और ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है? निश्चित ही, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि हम लोग सामाजिक जीवन में काम करते हैं। हम 2 आंखों से देखते हैं लेकिन जनता को हजारों आंखों से देखती है। उनका दृष्टिकोण क्या रहता है, जैसा हम बोलते हैं उस पर जनता वॉच करती है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि मैंने पिछले 6.5 साल, पौने 7 साल के कार्यकाल में कभी भी इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया जो विवाद का कारण बने। लेकिन कांग्रेसियों ने, विपक्षियों ने बेवजह को राजनीति में होता है, जनरल स्वाभाविक की राजनीति करने का उनको मौका मिलता है तो वो इस प्रकार मौका छोड़ते नहीं हैं। मैंने कभी ऐसा बयान दिया नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आम जनता तो उसको पसंद करती है, लेकिन कुछ विपक्षी दल जो हैं आपको टारगेट करते हैं सिर्फ उसी 1, 5, 6 सेकंड, 7 सेकंड के वीडियो को बना करके। उसके बाद बहुत कुछ समझ में भी आया कि आपको नहीं बोलना चाहिए, जो बंद कमरे में बात कहनी चाहिए वो आप बाहर नहीं कह सकते, बाहर कह सकते हो, बंद कमरे में नहीं कहनी चाहिए। तो बहुत सारी बड़ी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं। सार्वजनिक जीवन में हजारों लोगों से प्रतिदिन मिलना पड़ता है। आपके पास में कौन किस चीज़ को रिकॉर्ड करता है, कौन क्या उसकी सोच है, क्या समझ से आपके पास में आते हैं। इसलिए उसके बाद में जब 1-2 घटना ऐसी हुई, उसके बाद में मैंने अपने आप को, जब मैं रात को सोता हूँ उससे पहले विश्लेषण करता हूँ कि आज दिन भर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मुझे, परिवार को, समाज को, पार्टी को और सरकार को मेरी वजह से क्या नुकसान होने वाला है या हुआ है। उसके बाद में अपने आप को थोड़ा सा उस लाइन से हटाता हूँ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो मैं स्वाभाविक रूप से अगर कोई गलती होती है उसको स्वीकार भी करते हैं और प्रयास करते हैं कि वो गलती दोबारा नहीं। आपके उधर से ही ताल्लुक रखते हैं अशोक गहलोत साहब, अविनाश गहलोत जी हैं, राशि भी एक ही है। कभी प्रेशर होता है कि अशोक गहलोत साहब को रिप्लेस करना आपको या फिर समाज के लोगों को जोड़ना है? देखिए, मैं जब 2018 में पार्टी का विधायक बना, उसके बाद ही लगातार मेरा सामाजिक जीवन में लोगों से जो प्रेम है, स्नेह है, वो बढ़ा है। और 2023 में दोबारा बना तो निश्चित ही समाज का तो रहता ही है, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारी भी बड़ी है कि आज जब मैं सरकार में एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता हूँ, पूरे राजस्थान भर के समाज के वो लोग जो कभी अशोक गहलोत साहब के साथ में जुड़े हुए थे, स्वाभाविक रहता है जब आप किसी पद पे रहेंगे तो लोग आपके पास आएंगे, लेकिन मेरे साथ में वो सिर्फ काम के लिए नहीं आते, मेरे पास अपनत्व के भाव से आते हैं, क्योंकि मैं उनके एक परिवार के सदस्य के नाते मिलता हूँ। जो लोग अशोक गहलोत साहब से काम नहीं करवा सकते हैं या नहीं करवा पाए, मैं उनको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि आप जुड़िए, हमारे साथ आइए, हम आपका काम भी करेंगे, और काम करेंगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ना भी है। और मुझे तो लगता है मेरा समाज जो है आज बहुत अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है। आगे भी प्रयास रहेगा कि हम हमारी समाज को, जो ओबीसी समाज की एक बड़ी कम्युनिटी है हमारा समाज, उसके साथ सब लोगों को जोड़ करके पार्टी को मजबूत कैसे कर सकते हैं, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इसका काम हम लोग करेंगे। और लगातार जब भी लोग आते हैं तो बिना किसी दबाव के हम उनके काम को पूरा करने का प्रयास करें। आप कई कमेटियों के अंदर शामिल हैं, एक के चेयरमैन भी हैं। गुर्जर आरक्षण हो, ईडब्ल्यूएस का मामला हो, तो ये कुछ पेच हैं इनमें जिन्हें सुलझाया जाना चाहिए। देखिए, जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब गुर्जर आरक्षण समिति और ये एमबीसी वर्ग के साथ में हुए समझौते की जब कमेटी बनाई, उसमें मुझे भी मेंबर के रूप में लिया, और उसके बाद हमने जब लगातार बैठकें करी तो कोई बड़े विषय निकल कर नहीं आए। जिस जायज़ मांगों पर हमें बात करनी थी वो हमने लगातार बात करके की है। हमें पूरा भरोसा है कि जो 7 बिंदुओं पर सहमति बनी थी उसमें से 2-3 बिंदुओं पर हमारी सहमति हो गई है।
कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हैं, कुछ सेंट्रल के विषय हैं, तो उस पर भी आने वाले समय में सकारात्मक तरीके से उसको पूरा कर लिया जाएगा। कोई भी समाज का वर्ग हो जो सरकार से सहायता की मांग करता है या उनसे अपेक्षा रखता है, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। वो जो कानून के अनुसार ठीक रहती है, जो जनता के हित में रहती है, उसको पूरा करने का प्रयास हमारा रहता है। तो चलिए, अविनाश गहलोत साहब हमारे साथ में जुड़े और उन्होंने काफ़ी बेबाक तरीके से अपने विभाग से की और राजनीतिक पहलुओं की चर्चा की है। एक छोटा सा सवाल और होगा, सर राजनीति में है, परिवार भी है, तो ये कैसे मैनेज करें? जो सार्वजनिक जीवन में सब लोग आते हैं वही अपना परिवार बन जाता है, कार्यकर्ता हो जाते हैं, आम जो जनता है वो हो जाती है, जो भी आता है वो हमारा परिवार ही है। मुश्किल रहता समय का मैनेज करना, लेकिन फिर भी कर लेते थोड़ा समय निकाल करके, क्योंकि सब के साथ में सामंजस्य बिठाना बड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन फिर प्रयास करते हैं कि हम लोग उसको सामंजस्य बिठाकर काम कर लेते हैं। सोशल जस्टिस एक ऐसा विभाग है जिसमें करीब 1 करोड़ बेनिफिशरीज राजस्थान में हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि वो लोग हैं जो विभाग की तरफ देखते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, और भरोसा भी दिलाया है दर्शकों को भी और जो लोग आते हैं उनको भी कि मैक्सिमम कोशिश की जाएगी कि जो लोग आते हैं उनको राहत दी जा सके, विभाग का बेबाक तरीके से या बिना किसी रुकावट के लोगों के काम हो सकें, और उम्मीद भी जनता यही करती है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपका भी मंत्री महोदय आभार। हमारी विशेष पेशकश एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।